नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत कर रहा हूं आज एक वीडियो से। हालांकि खबरें काफी हैं, सीरिया से खबरें हैं, ईरान से खबरें हैं, टर्की से खबर है, गजा से खबर है, इजराइल से खबर है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं ये एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जिसमें क्रिसमस का प्रोसेशन निकल रहा है। अब आप कहेंगे कि क्रिसमस के प्रोसेशन में क्या खास बात है। ये यूरोप या कोई ईसाई देश नहीं है, ये फलस्तीन के अंदर निकल रहा है। जिन लोगों को लगता है कि फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है या फलस्तीन का मतलब सीधे सीधे मुसलमान होता है, उनको मैं सैकड़ों बार यह बात बता चुका हूं कि फलस्तीन के अंदर सैकड़ों बरस से ईसाई, यहूदी और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे जब तक इजराइल आया नहीं वहां पर, जब तक इंग्लैंड और अमेरिका ने अपनी गंदी चालें नहीं खेली और फलस्तीन को एक कत्लगाह में कन्वर्ट नहीं कर दिया। पिछले साल की तस्वीरें जिन लोगों को याद होंगी उनको याद होगा कि किस तरह से क्रिसमस मनाया गया था। वहां पर यीशु को, जो ईसा मसीह हैं, उनको एक बच्चे की तरह दिखाया गया था। जिस तरह से बच्चे गजा में मारे जा रहे हैं उसके साथ जोड़कर दिखाया गया था और कैफिया पहनाया गया था। एक और बात बता दूं, फिर फलस्तीन की खबरों पर चलता हूं। भारत सरकार ने अभी 4-5 दिन पहले जब श्रीनगर के एक एमपी ने फलस्तीन के बारे में सवाल पूछा तो जो जवाब दिया है उसमें बहुत साफ साफ कहा है कि वो फलस्तीनी स्टेट का समर्थन करता है, फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है और यूएनआरडब्ल्यूए से लेकर दूसरी जो संस्थाएं हैं उनकी लगातार मदद करता है। तो एक तरफ भारत सरकार जो है वो ये कहती है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ी है, भारत सरकार दुनिया को यह बताती है कि फलस्तीन को वो इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है, और दूसरी तरफ उसके जो ट्रॉल है वो फलस्तीन को एक मुस्लिम मुद्दा बनाकर सबको ट्रॉल करते हैं। कोई भी अगर फलस्तीन के पक्ष में लिखे तो उसके बारे में घटिया घटिया बातें करते हैं। आप जानते हैं प्रियंका गांधी ने जब फलस्तीन का बैग उठाया था तो कितना तमाशा हुआ था। मुझे लगता है कि ये चीजें लगातार याद दिलाना जरूरी है। और साथ में ये भी कई सारे लोग कहते हैं कि आप फलस्तीन पर लगातार क्यों बोल रहे हैं, बाकी सब तो चुप हो गए। मैं फलस्तीन पर लगातार बोलता रहूंगा जब तक वहां सीज फायर नहीं होता, जब तक चीजें वहां नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि हक की आवाज उठाना मेरा फर्ज है। व्यूज ज्यादा आए कम आए, लोग देखें, लोग समझें चीजों को, यह मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियोस मैं लगातार करता रहूंगा। सबसे पहले चलते हैं सीरिया में। सीरिया में एक मजेदार घटना यह हो रही है कि वहां की जनता अब दमास्कस में सड़कों पर आ रही है और डिमांड कर रही है कि हमको एक सेकुलर सरकार चाहिए, हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कोई अत्याचार ना हो, जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर कोई हमला ना हो, जो सेकुलर सरकार हो। यह डिमांड कर रहे हैं। यानी एचटीएस जिस तरह की पॉलिसीज लेके आया है, मैंने आपको बताया था कि जैसे वहां पर अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं, इसकी मुखालिफत वहां की जो बहुसंख्यक है वही सामने आकर कर रहे हैं। सुन्नी मुसलमान जो वहां बहुसंख्यक हैं वही सामने आके कह रहे हैं कि हमको ऐसा देश नहीं चाहिए, हमको ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जिसमें लोगों से भेदभाव हो। यह बहुत बड़ी बात है। जो बहुसंख्यक है उनको हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे बांग्लादेश हो। आपको याद दिला दूं कि नितिन गडकरी अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि जहां भी मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है वहां डेमोक्रेसी नहीं रह जाती है। वैसे तो मैं दसियों ऐसे मुल्कों का नाम गिना सकता हूं जो मुस्लिम बहुमत के हैं और जहां डेमोक्रेसी है, लेकिन सीरिया का यह एग्जाम्पल बताता है कि अमेरिका की सहायता से जिन आतंकवादियों ने, जिन बाहर के भाड़े के सैनिकों ने सीरिया में कब्जा किया है, लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कट्टरपंथ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वहां जैसे पहले सारे लोग मिलजुल कर रहते थे वैसे ही मिलजुल कर रहें। इसके असरात होंगे और इसके लंबे असरात होंगे। हो सकता है कि अभी वहां पर कब्जा हो जाए, हो सकता है कि अभी वहां पर उस तरह की ताकतें आ जाएं जो वहां की आवाम की दिल की जो बात है उसको दबा दें। लेकिन सीरिया इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। सीरिया में बहुत सारा तमाशा चल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वहां जो पीकेके है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, और जिसको टर्की अपना दुश्मन मानता है, टर्की के साथ लगातार उसकी लड़ाई चल रही है। बीच में खबर आई थी सीज फायर हो गया है, लेकिन टर्की ने कहा है कि ऐसा कोई सीज फायर हम नहीं मानते। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है पीकेके को, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को।
इराक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि हमसे टर्की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है तो पीकेके से प्रॉब्लम है, पीकेके से लंबी लड़ाई चली है। यानी इराक के कुर्दों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन कुर्दों से प्रॉब्लम है जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है और जिसकी वजह से 20 लाख से ज्यादा सीरियाई रिफ्यूजी हैं टर्की के अंदर। अब आर्दोगा की अपनी सारी चीजें हैं, वो आप जानते हैं। आर्दोगा एक तीर से कई सारे शिकार करना चाहते हैं। पहली बात तो ये चाहते हैं कि ये जो कुर्द फोर्सेस हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, इन कुर्द फोर्सेस को फाइनली एक बार हरा दें, फैसला कुन तरीके से इनको नॉर्दर्न सीरिया से निकाल दें। इसीलिए उनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, ईरान पर वो किसी तरह से चाहता है कि ईरान से आगे निकल जाए, यानी ईरान के जिस तरह से असर हैं मिडिल ईस्ट और दुनिया में, उसमें वो पीछे छोड़ दे ईरान को, खुद ईरान से ज्यादा ताकतवर हो जाए। आपको याद होगा कि एर्दोगान ने अभी एक भाषण में कहा था कि दुनिया में 2 ही वर्ल्ड लीडर बचे हुए हैं, एक पुतिन और एक मैं। दरअसल पुतिन से भी उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वो चाहता है कि रशिया और ईरान की जगह उसका अपना जो मुल्क है और वो जो एर्दोगान है उसका नाम बड़ा हो जाए। तो और साथ में मैंने बताया कि 20 लाख के आसपास सीरियन रिफ्यूजी है वहां पे। तो अगर नॉर्दर्न सीरिया को वो पीकेके से खाली करा लेता है तो उन रिफ्यूजीज को वापस भेज सकता है। ये सारी प्लानिंग उसकी है और इसीलिए अमेरिका से लगातार टकराव हो रहा है। कल अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया और उसने कहा कि नॉर्दर्न सीरिया में पहले हमने बताया था कि हमारे सिर्फ 900 सैनिक हैं, असल में हमारे उससे कहीं ज्यादा हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के सैनिक 2000 से ज्यादा सैनिक नॉर्दर्न सीरिया में हैं, जो कुर्दों की तरफ से ये जो पीकेके है उसकी तरफ से टर्की से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 2000 बताया जा रहा है, 5000 हैं कि 8000 हैं, कोई नहीं जानता। इसीलिए एक तरफ ट्रंप एर्दोगान की तारीफ करता है, दूसरी तरफ एर्दोगान शायद इस बात को समझते होंगे कि मिडिल ईस्ट में जो भी मजबूत हुआ, चाहे वो गद्दाफी हो, चाहे सदाम हो, चाहे असद हो, एक एक करके अमेरिका और इजराइल ने सबको खत्म करवा दिया और अब अमेरिका और इजराइल की नजर जो होगी वो ईरान के साथ साथ एर्दोगान के ऊपर भी होगी। उनके लिए खतरा कभी भी बढ़ सकता है। कई तरह की खबरें चल रही हैं। एर्दोगान को भी बहुत संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से असद और ईरान को उन्होंने धोखा दिया है, एक हकीकत और है कि मिडिल ईस्ट में उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अभी G8 की मीटिंग हुई थी। G8 मोटा मोटी आप कह सकते हैं इस्लामी देशों का संगठन है। पाकिस्तान भी है उसमें, बांग्लादेश भी है, इजिप्ट भी है, ईरान भी है, टर्की भी है और भी कई सारे मुल्क हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि नॉन अरब जो इस्लामिक मुल्क हैं उनका आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो G8 की मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति भी गए थे। इजिप्ट में ये मीटिंग होनी थी तो ईरान के राष्ट्रपति भी गए थे, साथ में इजिप्ट का सीसी, वो तो वहां था ही क्योंकि उसी ने वो मीटिंग कराई थी, इजिप्ट में ही हुआ था, और एर्दोगान भी पहुंचे थे। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उनको देख के साफ लग रहा है कि एर्दोगान और पेजेश्कियान किस तरह से खींचे हैं। जाहिर तौर पर जो कुछ हुआ है सीरिया में, जिस तरह से बशर अल असद की सरकार गिराई गई है और जिस तरह से एर्दोगान ने उसमें अपना रोल निभाया है, ईरान के साथ रिश्ते बेहतर तो नहीं ही हो सकते। हालांकि तिजारती रिश्ते बने हुए हैं, मिलना जुलना बना हुआ है, लेकिन अंदर अंदर जो खिंचाव है उसका क्या असर होगा ये देखना होगा। एक खबर लगातार ये चल रही है कि इराक में भी उसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जैसा कि बशर अल असद के साथ किया गया, यानी इराक के अंदर ढेर सारे लड़ाके घुसा दिए जाए। ईरान के एक IRGC के कमांडर ने यह बात कही थी कि 11,000 के आसपास ISIS के लोगों को तैयार रखा है अमेरिका ने इस बात के लिए कि वो इराक के अंदर घुसे और वहां की सरकार गिरा दें। और ये तो आप जानते ही हैं, ये तो सब जानते हैं आपकी बाकायदा अमेरिका ने ट्रेन किया था उन लड़ाकों, जुलानी वगैरह को ट्रेन किया था बाकायदा, जिनको बशर अल असद की सरकार गिरानी थी। 2010-12 से लगातार ओबामा के टाइम से ही ये कोशिश चल रही थी कि बशर अल असद की सरकार गिरे और अब जाकर ये सारा कुछ हो पाया है। तो अगला निशाना जो है वो इराक का है। अगर इराक को ये गिरा पाते हैं तो जाहिर तौर पर सीधा ईरान के ऊपर हमला करना इनके लिए आसान हो जाएगा। ईरान इनके लिए क्या है आप इस बात से समझ लीजिए कि ट्रंप हो या बाइडेन हो, ये लोग लगातार ईरान के ऊपर नए नए प्रतिबंध लगाते रहे हैं। लगातार ये लोग ईरान का जो एटॉमिक प्लान है उस प्लान को कैंसिल करने की या फिर वहां पर हमला करने की कोशिशें करते रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक फाइनल जंग तो होनी है। ईरान के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो अमेरिका और वेस्ट के सामने समर्पण कर दे,
फलस्तीन को हमेशा के लिए भूल जाए, समर्पण कर ले, उनसे अच्छे रिश्ते बना ले और जैसे बाकी अरब मुल्क अमेरिका के सामने कोर्निश करते रहते हैं वैसे ही कोर्निश करे और मजे से जिए। दूसरा रास्ता यह है कि वो एक सीधी लड़ाई में शामिल हो जो इजराइल के साथ आज नहीं या कल होनी है। अभी तक जो कुछ है उसको देख के तो यही लगता है कि ईरान उस लड़ाई की लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन कल क्या होगा ये तो ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। इसलिए मिडिल ईस्ट अभी भी बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। एक जरा सी आग पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से जंग की आग में झोंक सकती है। इस बीच हमास के साथ सीज फायर की कोशिशों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। इसको लेके बड़ी अलग अलग और बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। जैसे ब्लिंकन का एक बयान आया है। अब ये बयान जो है वो दो बातें कहता है। पहली बात तो यह कहता है कि हम पहले भी बहुत नजदीक पहुंचे हैं समझौते के, लेकिन समझौता हो नहीं पाया है। और साथ में यह जोड़ता है कि इस बार हमें उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमास को कहीं से मदद नहीं आने वाली। वो इशारा यह कर रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हो चुका है। हिजबुल्लाह और ईरान के बीच के कनेक्शन के लिए सीरिया के जो रूट्स थे वो बंद हो चुके हैं। सीरिया का फॉल हो चुका है, तो हमास के पास ना हथियार पहुंच पाएंगे और ना सपोर्ट पहुंच पाएगा। ये इशारा वो कर रहा है, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि हमास को वो धमकी दे रहा है। अब जो पूरी तरह से पहले ही तबाह बर्बाद है उनके ऊपर धमकी का क्या असर पड़ेगा मैं नहीं जानता। कल मैंने आपको बताया था कि हमास ने हजारों नए लड़कों को भर्ती किया है अपनी सेना में। अब ये लड़ने के लिए भर्ती हुए हैं या किस बात के लिए ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ब्लिंकन की ये धमकी कितना काम आएगी कितना नहीं आएगी ये तो देखना होगा। लेकिन और भी कई सारे बयान आए हैं जिनको देख के लगता है कि सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। एक खबर तो यह आई है कि सीआईए के चीफ जो आए हुए थे, बर्न साहब जो आए हुए थे, वो इजिप्ट से वापस लौट गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि लगातार इजराइल जो नई शर्तें डाल रहा है और उसमें सबसे बड़ी शर्त जो उसने डाला है कि पहला जो सीज फायर होगा फर्स्ट राउंड का वो सिर्फ 6 दिन का होगा। और 6 दिन में वो कह रहा है कि 100 अगवा किए हुए लोगों को वापस करना होगा। और इसके साथ ही यह कह रहा है कि वो अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा और उसके पास ये राइट होगा कि वो जब चाहे तब हमला कर दे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 6 दिन तक सीज फायर रहेगा, आधे से ज्यादा अगवा किए हुए लोग उसको मिल जाएंगे और 7वें दिन से फिर वो वैसे ही बमबारी शुरू कर देगा। जिन लोगों को वो रिहा करेगा उनको फिर से गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास सारे अधिकार रहेंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि इस तरह का सीज फायर हमास कैसे स्वीकार करेगा। जुलाई में जो बात हुई थी और फाइनल हुई थी 42 डेज के 42 दिन के सीज फायर की बात हुई थी। स्टेप बाय स्टेप अगवा किए हुए लोगों को हमास को छोड़ना था और गिरफ्तार किए हुए लोगों को इजराइल को छोड़ना था। अगर अमेरिका वाकई सीज फायर चाहता है तो जो बात जुलाई में फाइनल हुई थी उसको लागू क्यों नहीं करवाता है? क्यों बार बार ऐसे मौके देता है कि इजराइल नई नई शर्तें लगाए? कारण वही है जो कल मैंने बताया था। नेगोशिएशन टीम में निगोशिएशन जो देख रहे थे, एक साहब अमेरिका के ऑफिशियल थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका सीज फायर की कोशिश नहीं कर रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ इजराइल को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सीज फायर इजराइल चाहता है कि जो चीज जंग के मैदान में हासिल नहीं कर पाया उसको टेबल पर हासिल कर ले, यानी अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा ले और भी बहुत कुछ। आप जानते हैं हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ और अब वो उन गांवों पर भी हमला कर रहा है, उन मस्जिदों पर भी हमला कर रहा है, जंग में जिनके पास तक वो पहुंच भी नहीं पाया था। एक और बड़ी खबर आई है सऊदी और इजराइल के बीच में जो रिश्ते थे उनके बेहतर होने की। 3-4 दिन पहले खबर यह आई थी कि सऊदी ने शर्त रखी है कि अगर समझौता हमास के साथ हो जाता है तो इजराइल के साथ हम रिश्ते ठीक कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे। आप जानते हैं कि पहले सऊदी की शर्त यह थी कि अगर फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित किया जाता है तभी हम इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करेंगे। और ऐसा लग रहा था कि सऊदी अपने बात से पीछे हट रहा है। अभी भी यह क्लियर नहीं है कि इसके पीछे क्या सच है क्या झूठ, लेकिन ब्लिंकन अपने बयान में कहता है कि सऊदी और इजराइल के बीच कोई भी नॉर्मलाइजेशन अब ट्रंप के आने के बाद ही होगा। इसके दो मानी हो सकते हैं। पहली मतलब तो यह हो सकता है कि सीज फायर भी ट्रंप के आने के बाद हो तो हो, फिलहाल सीज फायर नहीं होगा। अगर सीज फायर होना होता और वाकई सऊदी अरब ने यह शर्त रखी है कि सीज फायर के बाद हम रिश्ते नॉर्मल कर लेंगे, तो फिर यह नहीं कहा जाता कि ट्रंप के आने के बाद रिश्ते नॉर्मल होंगे।
इसका मतलब यही निकलता है कि ट्रंप के आने के बाद ही सीज फायर पॉसिबल होगा और उसके बाद ही इजराइल और सऊदी अरब के बीच में रिश्तों का कोई नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इन सबके बीच यमन के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि यमन लगातार इजराइल के खिलाफ खड़ा है। अगर देखें तो अरब मुल्कों में सबसे गरीब मुल्क जो है वो यमन है और यह सबसे गरीब मुल्क ऐसा लगता है कि फलस्तीन के साथ देने के लिए सबसे ज्यादा बजिद है। लगातार इजराइल पे हमला कर रहा है और एक आपको मजेदार बात बताता हूं। इजराइल के अखबारों ने छापा कि थैंक गॉड वी वर लकी कि स्कूल में बच्चे नहीं थे, यानी किस्मत अच्छी थी कि स्कूल में बच्चे नहीं थे। मैंने आपको बताया था कि एक स्कूल जो है वो हूथी के हमले में तबाह हुआ है। अब हूथी ने यह हमला किया था सुबह 4 या 5 बजे के आसपास वहां के टाइम से। आप ये बताइए कि 4 या 5 बजे दुनिया के कौन से स्कूल में बच्चे होते हैं? इजराइल समझ नहीं सकता या फिर मानना ही नहीं चाहता कि स्कूली बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारना उसके लिए बेहतर होगा। हूथी जैसे ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे बच्चों पर हमला नहीं करते हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हूथी हो। जिन्होंने भी जब भी हमले किए हैं तो इस तरह की चीजों से बचे हैं कि उसमें बच्चों और औरतों की जान जाए। इसलिए जानबूझ के स्कूल पे हमला उसी वक्त किया गया था जिस वक्त वहां पर बच्चे नहीं थे। दूसरी तरफ आप स्मार्ट जैसे लोगों को देख लीजिए जो वहां का इकोनॉमी मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। वो कहता है कि हमारे लिए नैतिक तो ये होता, मोरल तो ये होता कि गजा के 2 मिलियन लोगों को हम भूख से तड़पा तड़पा के मार देते, लेकिन दुनिया हमें ऐसा करने नहीं दे रही है। ये फर्क है। इजराइल का ऐसा लगता है डीएनए में यह शामिल हो गया है, छोटे बच्चों को मारना, औरतों को मारना, बेगुनाहों को मारना, पानी रोक देना, बिजली रोक देना, सड़क तोड़ देना, यानी ये सारी कायराना हरकतें करना ऐसा लगता है इजराइल के डीएनए में शामिल हो गया है। इसके उलट जो लड़ाके हैं वो इस तरह का बिहेवियर कभी नहीं करते। तो सारा मामला गोल गोल है, सारा मामला उलझा हुआ है। कभी खबर आती है कि बस 4 दिन में होने वाला है सीज फायर। अब जो खबरें आ रही हैं ऐसा लगता है कि 20 जनवरी के पहले पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है कल खबर फिर बदल जाए। सीरिया के बारे में बिल्कुल क्लियर जान लीजिए कि सीरिया फिलहाल शांत नहीं होने वाला है। कुर्दों की लड़ाई चल रही है टर्की के साथ, अमेरिका उसमें शामिल है, कह रहा है अब कह रहा है कि हमारे 2000 से ज्यादा सैनिक वहां पर हैं। इजराइल के अंदर अपनी दिक्कतें चल रही हैं, वहां की सेना से सैकड़ों लोगों ने इस्तीफा दिया है, थक गए हैं बुरी तरह से जिस तरह से मारे जा रहे हैं। मारे जाने वालों की संख्या लगातार इजराइल घटा के बताता है, लेकिन रोज खबरें आ रही हैं कि वहां लोग मारे जा रहे हैं। और अब यह खबर आई है कि इजराइल की आर्मी से सैकड़ों लोगों ने थक के इस्तीफा दे दिया है। पहले यह खबर आई थी कि नई भर्ती के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इजराइल की अपनी प्रॉब्लम से नेतन्याहू के ऊपर केस चल रहा है। कोर्ट में लगातार नेतन्याहू घिरता चला जा रहा है। वो केस कहां पहुंचेगा कोई नहीं जानता। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा कि तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। इराक के अंदर सीरिया के जैसे ही सेना भेजने की बात हो रही है और इन सब के बीच एर्दोगान जो है वो जो कर चुके हैं उसके बाद उसको और मजबूत करने की कोशिश और वर्ल्ड लीडर बनने का सपना देख रहे हैं। देखना है कि किसके सपने पूरे होते हैं और किसके सपने टूटते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।